हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि भी डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम कैसे इलेक्ट करते हैं। फिर इस चैप्टर के शुरू में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है और ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। फिर इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं उनके अंदर इलेक्शन जो कंपटीशन होता है वो लोगों तक कैसे उसका इफ़ेक्ट पहुंचता है या फिर उसका बेनिफिट हमें कैसे होता है। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण जो हमारा इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होता है। फिर हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंस क्या है। फिर हम यहाँ लास्ट के जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे कि इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडिया है उसके अंदर जो इलेक्शंस हैं फ्री और फेयर है या नहीं, यानी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से यहाँ इलेक्शन हुए हैं या नहीं, और यहाँ जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं उनके पीछे किसका रोल इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन का उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो उसका रोल है या फिर ये कहेंगे जो उसकी भूमिका है उसकी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। तो इन सब के बारे में हम जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाई इलेक्शंस, यानी कि चुनाव क्यों। फर्स्ट हमने यही यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा था कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। तो पहला है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है हरियाणा की असेंबली का। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की वो कहाँ से होती है, द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, यानी कि आधी रात के बाद का टाइम है और यहाँ पर बहुत सारे क्राउड क्या है इकट्ठे हो चुके हैं और अपने जो फेवरेट नेता है उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है वो लोगों को ये कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि उनके नेता बस आने ही वाले हैं। लेकिन जब भी कोई गाड़ी उनके पास से निकलती है तो उनको लगता है कि उनके नेता आ गए हैं और इस उम्मीद के साथ वो खड़े हो जाते हैं कि उनके जो नेता हैं वो आ गए हैं। अब लीडर कौन थे, उसमें जो पार्टी थी जो मीटिंग थी उसमें कौन लीडर आ रहे थे, तो वो नेता थे देवीलाल, हरियाणा के संघर्ष समिति के प्रमुख, यानी कि हेड थे, वो चीफ हेड थे। अब यहाँ बृहस्पतिवार को करनाल में उन्होंने क्या करना था, एक अपनी स्पीच देनी थी। 76 ईयर ओल्ड के हैं और उनके पास बिल्कुल भी इन दिनों में टाइम नहीं है। अब जो इनका प्रोग्राम है वो सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक चलता रहता है। अब वो आज सुबह यानी कि जो टाइम दिया, जो दिन तारीख दी गई है उसमें वो लगभग 9 मीटिंग्स को अटेंड कर चुके हैं और वहाँ पर भाषण दे चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब जो पिछले 23 महीनों का जो टाइम है, यानी कि आप 23 महीने का आप लगा सकते हो 2 साल। अब 2 सालों से वो चुप नहीं बैठे हैं, वो लगातार मीटिंग्स करते जा रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क में आते जा रहे हैं, उनके साथ बात करते आ रहे हैं। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, वो 2 सालों से लगभग जो 2 साल हैं उनसे मीटिंग की तैयारी करते आ रहे हैं या चुनाव की तैयारी करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो हमारा इलेक्शन है यानी कि हरियाणा का इलेक्शन है स्टेट असेंबली का, उससे जुड़ी एक खबर आई है, 1987 की बात है ये। और इसमें कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं उनमें 1982 में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, लीड कर रही है, यानी कि आगे चल रही है। जबकि जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं चौधरी देवीलाल, उन्होंने एक न्याय युद्ध, एक आंदोलन का मतलब
ये कह सकते हो कि लीड किया है उसको, यानी कि नेतृत्व किया है, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। अब उनकी जो पार्टी है उनका चुनाव, जो रूलिंग पार्टी यानी कि कांग्रेस है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया है, एक कई पार्टी के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक मोर्चा बना लिया है, यानी कि एक ग्रुप बना लिया है। In the election campaigning, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loan of farmers and small businessmen. अब उन्होंने क्या कहा है, चुनाव प्रचार में क्या कहा है देवीलाल ने, कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो जो छोटे किसान हैं या व्यापारी हैं उन सब का जो लोन है उसको वेव कर देंगे, यानी कि हटा देंगे या उसको माफ़ कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया है, एक तरह से जो गवर्नमेंट की मतलब एक वादा किया है, यानी कि जब भी उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो पहला काम यही करेंगे कि जितने भी उनके ऊपर लोन है उनको हटा दिया जाएगा। अब देखिए जो सरकार है, अब जो सरकार थी उसकी जो पॉलिसीज़ थी काम करने की, उससे अब लोग बाग बहुत खुश नहीं थे, यानी कि ये कह सकते हो अनहैप्पी थे, वो नाखुश थे। अब यहाँ पर देवीलाल जी ने एक प्रॉमिस कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं कि भी सभी का जो कर्जा है वो माफ़ कर देंगे। तो अब हमारा बेनिफिट किस में है, तो हमने उसकी तरफ क्या किया, हम अट्रैक्ट हो गए, और जो लोकदल थी उसको हमने ये कह सकते हो भर भर के वोट दिए, यानी कि हमने सभी लोगों ने मिलकर उस पार्टी को जिताने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या होता है कि 90 सीट्स हैं, उसमें से 75 सीट्स पर इनको जीत मिल गई, यानी कि इनको ये कह सकते हो कि भी जीत हासिल हो गई। अब लोकदल को जो, क्योंकि इनके साथ कई सारे दल इकट्ठे थे, पार्टीज इकट्ठी थी, अब यहाँ पे जो लोकदल है, लोकदल को अकेले 60 सीट्स मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनको क्लियर हो गया है कि यहाँ उनको क्लियर क्या मिल गया है, मेजॉरिटी मिल गई है। अब मेजॉरिटी मिल गई है तो इससे साफ हो गया है कि जो कांग्रेस थी, जो यानी कि जो रूलिंग पार्टी थी, वो हार गई है, और उसको सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट्स मिली, 5 सीटें मिली। तो इस टाइप से ये क्या हुआ कि जो इलेक्शन था वो एक तरफा हो गया है। अब यहाँ जो इलेक्शन है उसकी जो घोषणा हो रही है उसमें क्या होता है, सीधी सी है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर था उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और अभी जो नए लीडर हमारे बने हैं देवीलाल, उनको क्या किया जाएगा, जो राज्यपाल थे यानी कि जो हमारे गवर्नर थे जिनको हम राज्यपाल बोलते हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे देवीलाल को कहा कि वो अपनी गद्दी संभाले, या फिर ये कहें कि अपनी सरकार बना ले। अब यहाँ पे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उनके 3 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया, ओथ ले ली, यानी कि शपथ ले ली, और ये मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सीधी सी बात है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि जो छोटे किसान हैं या फिर जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इन सब का जितना भी जो लोन रह गया है वो क्या करेंगे, ये माफ़ कर देंगे। इस टाइप से जो पार्टी है वो लगभग क्या कह सकते हो कि इन्होंने 4 साल तक क्या किया, अपने रूल किया। और यहाँ पर जो नेक्स्ट चुनाव हुए हैं 1991 में, उसमें लोगों का इंटरेस्ट इस पार्टी से ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्होंने जो काम कहे थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। और लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्शन हुए और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमने जो गवर्नमेंट, या फिर हम कहें जो गवर्नमेंट हमें पसंद नहीं है, हमने उसको क्या किया, हटा दिया, यानी कि हमने उसको वोट ही नहीं डाले हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमें लगता है कि कोई पार्टी हमारे मुताबिक काम नहीं कर रही है, यानी कि हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है, या फिर हम ये कहें हमारे बेनिफिशियल काम नहीं कर रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, तो हम ये तो हमें पता चल गया है कि इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। अब इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो रूलिंग पार्टी है
अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सीट से हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वहाँ सभी के रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, किसी भी तरीके से इलेक्शन होते हैं, चाहे वहाँ पर जो पावरफुल पार्टी है वो अपने फेवर में इलेक्शन करा लेती हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्शंस हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अब यहाँ जो हमारा टॉपिक है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें यहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए हम एक इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि अगर एक मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर सभी लोग बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें बैठकर क्या करना है, फैसला लेना है। तो फैसला हमें कैसे लेना है, मिलजुल कर लेना है। लेकिन यहाँ पर ये जो फैसला है तभी हो पाएगा जब वहाँ पर लोगों का शासन है। तो हमने यहाँ पे सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि भी यहाँ बहुत बड़ा जो पार्टी है या कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो इस टाइप के पॉसिबल काम, ये जो पॉसिबल नहीं हो सकते, काम पॉसिबल नहीं हो सकते। और ना ही ये मतलब हमारे पास भी टाइम नहीं है। किसी भी मामले में हो सकता है कि हमारे पास टाइम ना हो। मान लो अभी सपोज करो कि हमारी जो मीटिंग है वो दिल्ली में है, तो जो हम जो काम कर रहे हैं या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर घर में कोई फंक्शन है, उसको छोड़कर हम मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे। अगर मीटिंग हमने अटेंड भी कर ली, हो सकता है जो टॉपिक चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ना हो, ठीक है, या फिर हमारे पास टाइम ना हो। तो इसलिए क्या है कि हमने क्या किया कि इन सभी जो प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनकर हमारे लिए हमने उनको चुना, और वो हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, हमारे लिए कोई डिसीजन जो लेना होगा उसके लिए डिसीजंस ले सकेंगे। यानी कि हमने क्या किया, एक तरह से कह सकते हो कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और उसको इलेक्शन में जिताया, और वो हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। अब रहता है, इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। अगर क्या चुनाव के बिना भी कोई इस टाइप का मतलब डेमोक्रेटिक वे है जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। तो इसके बारे में हम एक और इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका जो चुनाव कर रहे हैं, उनका जो उम्र है, यानी कि जो उनकी एज है और जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम किया जाता है। या फिर हम एक ऐसी इमेजिन करें कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव है वो उनकी एजुकेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, यानी कि उनको कितना ज्ञान है, कितनी उनके पास शिक्षा है। तो इस टाइप से क्या है कि जिसके पास ज़्यादा अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है, या जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पर हो सकता है किसी टॉपिक पे उनको मतलब डिसीजन लेने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप से क्या है कि हम यहाँ मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो लोग मिलजुल कर इन सभी परेशानियों को दूर कर लेंगे, यानी कि हम उसके पास नॉलेज भी होगी, उसके पास एजुकेशन भी होगी, उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, उसकी एज भी होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर है ये कि हमें एक ऐसी जगह पे चुनाव करने की हमें इस टाइप से कोई ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में कि भी उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा उसको वोट डालेंगे, उसकी एजुकेशन ज़्यादा है उसको वोट डालेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी एज का आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, या फिर उसके पास एजुकेशन ज़्यादा भी हो सकती है या मीडियम भी हो सकती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेकेंडरी कर दी हैं। फिर आता है, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, हाँ, तो क्या जो ये मतलब जो व्यवस्था है इसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो हम इसका पता लगाएंगे। तो लोगों को पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, कि जो लोग हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं। कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है, कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हमें किसी न किसी पार्टी को इलेक्शन में वोट डालना होता है, चाहे वो हमारे पसंद का ना हो। तो इस टाइप से क्या है कि ये जो सिस्टम है
इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर लोगों को पसंद ना आए तो वो अपने सीट पे रह सकता है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके अंदर टाइमली या इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे क्या होते रहें, इलेक्शंस होते रहें और लोगों को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनने का मौका भी मिल सके या फिर चेंज करने का भी मौका मिल सके। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एसेंशियल यानी कि ज़रूरी जो वोटर्स हैं, वो जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर उनके पास काफ़ी चॉइसेस रहती हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, यानी कि वो अपने लिए उन लीडर्स को चुनेगा जो उसके लिए कानून बनाए, यानी कि कानून बनाने वाले का चुनाव करेगा। सेकेंड है दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। सेकेंड है कि वो सरकार भी बना सकता है, यानी कि जिसको हम चुन रहे हैं वो सरकार भी बना सके और बड़े बड़े फैसले, मेजर डिसीजंस यानी कि बड़े फैसले भी ले सके, यानी कि हम उस गवर्नमेंट का चुनाव करेंगे जो कि बड़े फैसले भी ले सकें और अपनी सरकार भी बना सकें। तीसरा है वाई कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। दे कैन चूज़, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले जो कानून है वो उसने बना दिया, सरकार भी बना ली, कानून भी बना दिए, लेकिन यहाँ पर उसको गाइड भी तो करना पड़ेगा। तो गाइड करने वाली पार्टी का हम क्या करेंगे, इलेक्शन में चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम किस किस को वोट डालेंगे, तो ये हमारे पास उस चीज़ का चॉइस रहती है। अब रहता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का क्या प्रोसेस है, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, यानी कि जिसके अंदर लोग बाग क्या कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब देखो ये कहता है कि जो इलेक्शंस है ना वो कई तरीके से होते हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे भी किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन होते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में रीड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ देख, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था जिम्बाब्वे का इलेक्शन, मैक्सिको का, चाइना का, इन सब के बारे में हम, और पाकिस्तान का, ये सारे इलेक्शंस के बारे में हम पहले एग्जांपल्स लेकर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी कि जो ये कह सकते हो कि चुनाव के लिए जो मिनिमम यानी कि जो ज़रूरी, जो कम से कम जो शर्तें होती हैं उनको कैसे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट क्या रहता है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, यानी कि हर किसी को चुनाव में ये एक, ये कह सकते हो कि उनके पास एक तरह की सुविधा होनी चाहिए कि वो अपने वोट की वैल्यू, यानी कि एक 1 वोट 1 वैल्यू की बात है यहाँ पे, कि जिसका भी हम चुनाव कर रहे हैं उसको हम क्या करें, इलेक्शन में इक्वल वैल्यू को काउंट किया जाए, यानी कि जो वोट है उसको इक्वल काउंट किया जाए, ठीक है। यानी कि जिसके पास भी राइट टू वोट है उसकी जो वोट की वैल्यू है उसको इक्वल काउंट किया जाए, यानी कि जिसकी एज 18 साल है उसके पास क्या है, वोटिंग राइट है, और वोटिंग राइट का मतलब हो गया कि वो क्या कर सकता है, राइट अपना है उसको यूज़ कर सकता है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जो ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए ताकि क्या कर सकें, जो हम पार्टीज़ हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं उसको हम क्या कर सकें, एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे पास जो चॉइस का है उसको हम चूज़ कर सकें, यानी कि 2-3 पार्टीज़ होंगी, 2-3 पार्टीज़ के कैंडिडेट होंगे, तो हम अपना चॉइस कर सकते हैं कि भी हमें किसको वोट डालना है, कि हमारे लिए कौन काम करेगा, ठीक है, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा। तो इसके लिए हम ये देखेंगे। थर्ड कहता है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। अब कहता है कि जो चॉइसेस हैं, यानी कि जो इलेक्शन है वो रेगुलर होना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हम एग्जांपल लें तो 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन की भावना बनी रहती है
और जो रूलिंग पार्टी है उसको भी ये डर लगा रहता है कि अगर हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो जो जनता है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो हमें सीट से क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो इस टाइप से एक उनके ऊपर भी नज़र रखने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल पे चुनाव चाहिए होते हैं। फोर्थ कहता है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब चौथा कहता है कि लोग जिसे चाहें उसे वास्तव में क्या कर सकें, उसको इलेक्ट कर सकें। यानी कि उसको, मान लो मैं सपोज करो कि ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं और मुझे जो सी कैंडिडेट है वो ज़्यादा पसंद है, तो यानी कि वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा काम करेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सी को वोट डाल सकती हूँ। तो इस टाइप से क्या होगा, जिसके पास इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है वो उसको क्या कर सके, अपने हिसाब से उसको वोट डालने का पूरा उसको अधिकार होना चाहिए। फिफ्थ कहता है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए। यानी कि जो इलेक्शन है उसके अंदर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए बी सी, तो हमारे पास ये बिल्कुल राइट होना चाहिए या हमारी एक तरह से विश होनी चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए कि भी हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो कैंडिडेट है उसको इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकें। यानी कि जिसको हम चाहते हैं कि वो सरकार बनाए उसको वो अपने हिसाब से वोट डाल सकें और वही व्यक्ति अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो कंडीशंस है ना बहुत सिंपल है, ठीक है, हमें बहुत इजी भी लग रही हैं कि भी कंडीशन बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इन सभी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पर जो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। इस टाइप से जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है।